हाँ जी बच्चे, so today we are going to start our 14th online lecture, that is your numerical session 2. So numerical session 1 हम already discuss कर चुके हैं, जिसमें हमने force and field के numerical discuss किए थे. आज हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम flux के majority numericals cover करेंगे और field के भी numericals थोड़े बहुत देखेंगे. So flux के numerical number 1 से मैं start कर रहा हूँ. हमने फ्लक्स के टोटल 3 फॉर्मूलाज अब तक सीखे हैं. एक फ्लक्स का हमने सीखा है फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा. एक हमने सीखा है फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. और तीसरा हमने सीखा है कि ईडीएस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. सो ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे फॉर्मूला. उन्हीं के बेस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हम चेक करेंगे. जैसे कि आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 है आज का, इसको नोट कर लीजिए. न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या है? अ पॉइंट चार्ज plus 10 microcoulomb is at distance 5 centimeter directly above the center, is directly above the center of a sphere of side 10 centimeter. What is the magnitude of the electric flux through the sphere? As shown in here. So एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू 10 माइक्रोकूलम की है, उसको एक 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के साथ रखा हुआ है एक स्फीयर के सेंटर में, और उस स्फीयर की साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर. लेट मी ड्रॉ दी डायग्राम साथ में गिवन है कि हमारे पास क्या है कि एक स्फीयर है, ये हमारे पास एक स्फीयर है. इस स्फीयर से कुछ दूरी पे लगभग 5 सेंटीमीटर की सेंटर से, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक चार्ज पड़ा है क्यू, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 5 सेंटीमीटर का. और चार्ज की वैल्यू आपको दे चुके हैं, दैट इज 10 माइक्रोकूलम. आपको क्या पता करना है कि इस स्फीयर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी. सो आपको इस स्फीयर के अक्रॉस इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है. तो सबसे पहले तो माइंड में ये रखना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे. तो मैंने आपको बताया था कि अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं ईडीएस, और अगर हमारे पास चार्ज गिवन हो तो हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज फ्रॉम गॉस थ्योरम, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. लेकिन अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि ये चार्ज के कारण किस जगह पे फ्लक्स ढूंढनी है. ये बहुत मायने रखता है कि आप कहाँ पे फ्लक्स ढूंढना चाहते हो. तो इन्होंने बताया है कि हमें इस स्फीयर के क्रॉस फ्लक्स पता करनी है, और इसकी जो साइड है ये कितनी है हमारे पास? ये 10 सेंटीमीटर. तो आप क्या कीजिए, आपको अब मेजॉरिटी ऑफ वेज पता करने पड़ेंगे इस फॉर्मूले को, इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट करने के लिए. तो हम क्या करेंगे, हम इस स्फीयर की बाकी साइड्स को भी कंप्लीट कर देते हैं. यानी कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे पास अकेला एक स्फीयर नहीं है, मेरे पास एक क्यूब है. मैं पहले उसकी तरफ आऊंगा कि मान लीजिए मेरे पास एक क्यूब होता, ये कुछ इस प्रकार का. ये क्यूब की हर साइड 10 सेंटीमीटर होती, और इस क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रखा होता क्यू, जिसका इस फ्लोर से, इस क्यूब के एक साइड से जो डिस्टेंस है वो होता 5 सेंटीमीटर. तो मैं क्या करता? तो अगर तो मुझसे इस क्यूब के बारे में पूछा जाता तो उस क्यूब के बारे में आंसर देने के लिए मैं सिंपली यूज करता कि वी नो दैट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. तो जो चार्ज की वैल्यू होती, जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, हम यहाँ पे पुट कर देते. लेकिन अब क्यों नहीं पूछा,
अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हमसे क्या पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर जिसकी दूरी एक बेस से 5 सेंटीमीटर की है, जिसकी दूरी एक बेस से 5 सेंटीमीटर है। यानी कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि जैसे ये मेरे पास एक स्क्वायर है, ये मेरे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, इससे कुछ दूरी पे चार्ज पड़ा है यहाँ, तो ये बेस है, इससे कुछ दूरी पे चार्ज पड़ा है। तो क्यूब पे नहीं पता करनी, क्यूब की एक साइड पे पता करनी है। तो मैं स्क्वायर की बाकी साइड्स को भी कंप्लीट कर रहा हूँ, और जब बाकी साइड्स को कंप्लीट किया तो ये पता लग रहा है कि मुझे बाकी साइड्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ इसके ऊपर इंटरेस्ट है, इस क्यूब के इस बेस के ऊपर जो पोर्शन शेडेड है। यानी कि इस चार्ज के कारण इस क्यूब की एक साइड के ऊपर फ्लक्स कितनी होगी मुझे ये पता करना है। तो शायद अगर आप मेरा लेक्चर देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो मैंने आपको वहां पे बताया हुआ है कि ये बेस, ये साइड बाकी क्यूब की साइड्स का कौन सा हिस्सा है, दैट इज 1/6। तो दैट मीन्स कि इसकी फ्लक्स कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू Q/6 एप्सिलॉन नॉट। पूरे क्यूब के कारण कितना आएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट, उसके एक हिस्सा मतलब पूरी साइड्स का 1/6 है पार्ट, ये वाला हिस्सा 1/6 है, उसका फ्लक्स कितना आएगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करना है, अब हमें चार्ज की वैल्यू पता करनी है, यानी कि फ्लक्स की वैल्यू पता करनी है। तो फ्लक्स के लिए चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे। चार्ज हमारे पास कितना है, Q 10 माइक्रो, मतलब 10⁻⁶ एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप सभी को पता है 8.85 × 10⁻⁵ लीजिए। इसके साथ हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, जब आप सॉल्व करोगे तो इसका सीधा एक आंसर मिल जाएगा, दैट इज 1.88 × 10⁵ यूनिट। यूनिट कितने होंगे इसके, दैट इज इक्वल टू न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। और दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल, एंड दिस इज द न्यूमेरिकल फ्रॉम एनसीईआरटी। दिस इज एनसीईआरटी फर्स्ट न्यूमेरिकल। क्लियर है जी। तो क्या था कि हमने ये प्रोपोर्शनलिटी की हुई है, एक सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर क्यूब का देखना हो तो Q/एप्सिलॉन, अगर एक हिस्से का देखना हो तो उसका क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है, दैट इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। चलिए जी अगले न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। फ्लक्स का नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है, that is numerical number 2। numerical number 2 क्या है, S1 and S2 are two hollow concentric spheres enclosing charge Q and 3Q as shown in figure। What is the ratio of electric flux through S1 and S2? What is the ratio of electric flux through S1 and S2? जिसमें डायग्राम गिवन है हमें कि एक स्फीयर है दिस वन, और एक दूसरा स्फीयर है दैट इज, इस स्फीयर का नाम रखा है S1 और इस स्फीयर का नाम रखा है S2। इनके बारे में बताया गया कि एक स्फीयर के पास जो चार्ज है वो है Q, और दूसरे स्फीयर के पास जो चार्ज है वो है 3। एक स्फीयर के ऊपर चार्ज है Q और दूसरे के ऊपर चार्ज है 3। आपको क्या पता करना है कि इस स्फीयर की फ्लक्स S1 के क्रॉस फ्लक्स और S2 के क्रॉस फ्लक्स की रेशियो क्या होगी, मतलब इन दोनों स्फीयर्स के क्रॉस जितनी भी फ्लक्स है
उसकी हमें क्या पता करनी है, रेशियो पता करनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या होगा, सबसे पहले आप ये सोचोगे कि ये जो S1 स्फीयर है इसके अक्रॉस फ्लक्स कितनी होगी। सो फ्लक्स अक्रॉस स्फीयर S1 के अक्रॉस फ्लक्स कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि इस स्फीयर रेड वाले के अक्रॉस चार्ज कितना कवर अप हो रहा है। तो रेड के पास ये सारा चार्ज कवर हो रहा है और ये चार्ज की वैल्यू कितनी है, दैट इज क्यों। तो जाहिर सी बात है कि आप क्या बोलोगे कि स्फीयर S1 के क्रॉस जो फ्लक्स है वो कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू कितना चार्ज है, Q बाय एप्सिलॉन। पहला केस हमारा कंप्लीट हो गया कि फ्लक्स अक्रॉस S1 कितनी है, Q बाय एप्सिलॉन। इसी तरह से अब अगला कंसेप्ट, फ्लक्स अक्रॉस स्फीयर S2 कितनी होगी। S2 के अक्रॉस फ्लक्स हमें पता करनी है कि S2 के अक्रॉस फ्लक्स कितनी है। अब सोचने वाली बात है कि ये जो स्फीयर है S2 ग्रीन कलर का, क्या इसके ऊपर सिर्फ 3Q चार्ज ही एक्ट कर रहा है। ये तो कर ही रहा है 100%, 3Q तो कर ही रहा है क्योंकि उसके ऊपर है। क्या 3Q ही कर रहा है सिर्फ, नहीं, 3Q के साथ साथ जो रेड वाले का चार्ज था Q, वो भी इस स्फीयर के ऊपर एक्ट करेगा, वो भी इस स्फीयर के ऊपर एक्ट करेगा और 3Q का चार्ज भी इस स्फीयर के क्रॉस एक्ट करेगा। मतलब दोनों चार्ज पे फील्ड इस स्फीयर के ऊपर लगेंगे। तो ये बात भी मैंने आपको बताई हुई है कि अगर हमारे पास चार्ज हो सेंटर में Q, मान लीजिए यहाँ पे हो Q2, तो जाहिर सी बात है इस स्फीयर के ऊपर अकेला ये चार्ज के कारण फ्लक्स नहीं आएगा। जो सेंटर है, जो एक और चार्ज उसके अंदर है, वो भी उसके ऊपर एक्ट करेगा। पर अगर चार्ज बाहर हो, वो इस स्फीयर के ऊपर एक्ट नहीं कर सकता। अंदर वाला चार्ज एक्ट करेगा, बाहर वाला चार्ज अंदर की तरफ एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका फील्ड हमेशा बाहर की तरफ ही आएगा, क्योंकि एक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उससे हमेशा अवे ही होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है। ये हमने रूल बनाया हुआ और ये होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि S2 के अक्रॉस जो फ्लक्स आएगी वो कितनी आएगी, वो इस चार्ज के कारण तो आएगी रहेगी। वो कितना है, वो चार्ज था Q, पर इसके साथ साथ और कौन सा चार्ज मिल रहा है, दैट इज 3Q। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 4Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अक्रॉस फ्लक्स 2। तो फाइनल आंसर हम क्या करेंगे, दोनों की रेशियो पता करनी है। सो 5:1 बाय 5:2। 5:1 हमारे पास कितना है, दैट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास कितना है, दैट इज इक्वल टू 4Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये अभी कैंसिल हो गए, रेशियो इज 1/4 मींस 1:4। दिस इज योर फाइनल आंसर कि दोनों के क्रॉस फ्लक्स की रेशियो कितनी होगी, दैट विल बी 1:4। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्लियर है जी। तो आगे बढ़ते हैं, दैट इज टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 3। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 कैसा है, न्यूमेरिकल है an electron is revolving around along line charge having charge density 2 into 10 raised to power minus 8 coulomb meter inverse. Find the kinetic energy of the electron assuming that it is independent of the
radius of electrons orbit, assuming that it is independent of the radius of electrons orbit. क्या लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लाइन चार्ज के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है। मतलब क्या हुआ, अगर हम डायग्रामेटिकली सोचने की कोशिश करें, दैट मीन्स कि हमारे पास एक चार्ज डेंसिटी है किसी लेंथ के क्रॉस, मतलब एक लेंथ के क्रॉस एक पॉजिटिव चार्ज है और इसी पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द रोटेट हो रहा है। इस चार्ज रॉड की लैम्डा हमें दी हुई है, दैट इज 2 × 10⁻⁻⁸। हमें क्या पता करना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द रोटेट हो रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन के रेडियस के ऊपर इंडिपेंडेंट है। मतलब इलेक्ट्रॉन का रेडियस आपको कंसीडर नहीं करना, इस चीज को आपको कंसीडर ना रखते हुए आगे बढ़ना है ताकि आप इलेक्ट्रॉन का रेडियस कंसीडर ना करो। तो अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि ये काइनेटिक एनर्जी आई कहां से। ये काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को इर्द गिर्द रोटेट होने के लिए किसने मजबूर किया। जाहिर सी बात है, पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। मतलब कि हम यहां पे ये बात कर सकते हैं कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय चार्ज रॉड। काइनेटिक एनर्जी किसके द्वारा प्रोवाइडेड की गई है, ये जो रॉड चार्ज है इसके द्वारा काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोवाइड की गई। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ से प्रोवाइड की गई, इस चार्ज रॉड की तरफ से प्रोवाइड की गई। तो दैट मीन्स कि इस चार्ज रॉड ने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाई है, तो वो फोर्स कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू Q × E। अब प्रॉब्लम ये है कि E की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज रॉड का हमें ऑलरेडी पता है, हमने ये आर्टिकल प्रूव किया हुआ है गॉस थ्योरम के द्वारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज रॉड इज ऑलवेज इक्वल टू λ/2πr एप्सिलॉन नॉट। सो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो F कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू Q × λ/2πr एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ ये इलेक्ट्रॉन इस चार्ज रॉड के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसका मतलब ये जो घूमने वाली फोर्स है उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज ऑलवेज ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब ये चार्ज रॉड ने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये जो फोर्स लगाई है ये किसकी तरफ से मूव कर रही है, ये फोर्स एक तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रही है। ये फोर्स और कोई फोर्स नहीं, ये फोर्स कौन सी है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास कितनी होती है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू mv²/r। दैट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स आई है और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये एक ही बात। हम क्या करेंगे, हम दोनों को कंपेयर कर देंगे। Q λ/2πr एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू mv²/r। यहां पे हमें फायदा क्या हुआ, यहां पे हमें फायदा ये हुआ कि जो r है वो r के साथ कैंसिल हो गया है। ठीक है जी। सो Q λ यहां पे क्या हुआ, ये बन गया हमारे लिए Q λ/2πr एप्सिलॉन नॉट mv²/r। r के साथ r हो गया है कैंसिल। तो फाइनल आंसर mv² एक तरफ इज इक्वल टू Q λ/2π एप्सिलॉन नॉट r। अब ये फाइनल रिलेशन हमारे पास बन चुका है। हमें क्या पता करना है, हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता करना है। अब mv² तो है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आप सभी को पता है वो होती है ½ mv²। तो यहाँ पे mv² तो है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, अपॉन में 2 चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस टर्म को mv² को
2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 के साथ ही डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2/2 दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो हाफ mv स्क्वायर इसके बराबर आ गया दैट इज इक्वल टू क्यूब लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन। ये हाफ mv स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? क्यू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या आ चुकी है? काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। अब हमने क्या करना है? अब हमने और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज पुट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसकी काइनेटिक एनर्जी पता करनी है? इलेक्ट्रॉन की। तो चार्ज की वैल्यू किसकी? इलेक्ट्रॉन की। वो कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू लैम्डा। लैम्डा हमें गिवन था 2 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई। पाई मीन्स 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट दैट वी आल्सो नो 8.85 इंटू 10⁻⁵। सो फाइनली जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे you will get the final answer 2.8 into 10⁻⁻17 joules. This will be your final answer. क्लियर है जी? तो देखिए मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले ये देखा कि वो चार्ज रॉड उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रही है अगर वो घूम रहा है। तो पहले मैंने ये एनालाइज किया कि फोर्स कितनी होगी, वो होगी Q इंटू E। अब E नहीं पता था तो E की वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन थी। अब वो फोर्स किसकी तरह बिहेव करेगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह बिहेव करेगी। तो दोनों को कंपेयर कीजिए, काइनेटिक एनर्जी बनाइए और यू कैन गेट द फाइनल आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। दिस इज योर न्यूमेरिकल नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 पे। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या है? न्यूमेरिकल नंबर 4 है a large plane sheet of charge having surface charge density (5 into 10⁻⁻⁶ coulomb meter inverse square) lies in xy plane. Find the electric flux through the circular area of radius 0.1 meter if the normal of circular area makes an angle 60 degree with z axis. If the normal to the circular area makes an angle 60 degree with the z axis. यानी कि इस न्यूमेरिकल का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि एक शीट इलेक्ट्रिक फील्ड भेज रही है। मतलब अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये शीट के द्वारा भेजा गया इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी हमें बता दी है। और हमारे पास क्या है? एक सर्कुलर एरिया जिसके क्रॉस इस शीट के द्वारा पैदा गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करता है। और वो जो सर्कुलर एरिया है, वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पता करनी है वो सर्कुलर एरिया के द्वारा, वो उन्होंने बताई है कि वो सर्कुलर एरिया का जो नॉर्मल है, जैसे ये शीट है, वो जो सर्कुलर एरिया है, जैसे ये एक सर्कुलर एरिया है, इसका नॉर्मल, ये सर्कुलर एरिया का नॉर्मल है, ये इस शीट के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है।
ये शीट है और ये शीट के द्वारा पैदा किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सर्कुलर एरिया है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, तो इसका नॉर्मल शीट के साथ कितना एंगल बनाना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें फ्लक्स पता करनी है। तो फ्लक्स के लिए एक तो फॉर्मूला हमें क्लियर था, एक यूज करते थे Q/ε0, लेकिन यहाँ पे चार्ज गिवन नहीं है, यहाँ पे क्या है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रही है एक सर्कुलर एरिया से। तो हम बेसिक फॉर्मूले के ऊपर चलेंगे, वो कितना, दैट इज इक्वल टू EA cos ऑफ थीटा। मोरओवर हिंट मिल रहा है, एंगल बताया हुआ था, एंगल के ऊपर फोकस कर देना कि एंगल एक ही फॉर्मूले में पुट हो रहा है। तो एंगल पता लग गया कि एंगल किसके बीच में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रहा है, एरिया ये वाला था, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, दैट इज गिवन टू यू, cos की वैल्यू में पता लगी 60 डिग्री। बट प्रॉब्लम इज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड। सोर्स कौन है, सोर्स है एक लार्ज प्लेन शीट, मतलब इनफाइनाइट शीट है। तो आप याद रखिए कि हमने गॉस थ्योरम में इसका भी एक रिलेशन फाइंड आउट किया था कि इनफाइनाइट शीट हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके साथ साथ एरिया किसका, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस हो रहा है, तो वो किससे क्रॉस हो रहा है, एक सर्कुलर एरिया, एक सर्कुलर के ऊपर, तो वो एरिया कितना होगा, दैट इज इक्वल टू πr²। साथ में एंगल की वैल्यू पुट करेंगे, दैट विल बी, वो हमें पता था, दैट विल बी 60 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिग्मा हमें गिवन है 5 × 10⁻⁻⁶, 2 × एप्सिलॉन नॉट कितना हुआ है 8.85 × 10⁻⁻12 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r² गिवन हुआ है 0.1 का स्क्वायर, cos 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारी सारी कैलकुलेशंस थी इस क्वेश्चन के अंदर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द फाइनल आंसर दैट इज इक्वल टू 4.44 × 10⁻³ न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये एरोज हैं उस शीट के द्वारा पैदा किया गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये सर्कुलर क्या है, ये वो रिंग है जो इस शीट के अंदर पड़ी है, और इसका नॉर्मल और शीट के बीच में एंगल बताया गया था 60 डिग्री। दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल था, लेकिन आपको ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ना गिवन हो तो वो कैसे यूज करना है, एरिया के बारे में आपको पता लग जाएगा। दिस इज अबाउट द न्यूमेरिकल नंबर 4, ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर है 4। न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या है, a semicircular arc of radius a is charged uniformly and charge per unit length is lambda. The electric field at center is, आपको ऑप्शन भी देनी है, यहाँ पे ऑप्शंस हैं ए चॉइस that is equal to lambda by 2 pi epsilon naught a square, B choice lambda by 4 pi epsilon naught into a, C choice lambda square by 2 pi epsilon naught a, D choice lambda by 2 pi एप्सिलॉन नॉट a। तो ये हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन है इसके लिए। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है ये हमें समझना। दिस इज द क्वेश्चन कि एक सेमी सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस a है और वो एक चार्ज है। तो पहले तो इतना काम हम खत्म करें, एक सेमी सर्कुलर आर्क जो कि चार्ज है और उस सेमी सर्कुलर आर्क का जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, दैट इज a। ये रेडियस सेमी सर्कुलर आर्क का दिया हुआ है हमें, वो है a।
इतनी बात हमने पहले खत्म की। दिस इज द सेंटर पॉइंट दैट इज O। और इस सेमी सर्कुलर आर्क जिसको हमने चार्ज दिया है, ये इस सेमी सर्कुलर आर्क को चार्ज दिया हुआ है इलेक्ट्रिक से, ये चार्ज से दिया। इसकी डेंसिटी हमें बताई गई है, इसकी डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। तो इस सेमी सर्कुलर आर्क की डेंसिटी हमें पता है लैम्डा। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आपको पता करना है कि सेंटर पॉइंट पे, O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। अब नो डाउट यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी पता की है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फीयर की भी पता कर दी, एक सिलेंडर की पता की है, एक हमने शीट की पता की है। लेकिन अगर रैंडम इस तरह से क्वेश्चन आ जाए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता होगा, ये हमारे लिए दुविधा है। ये क्वेश्चन चेंज हो सकता है, किसी प्रकार से भी चेंज हो सकता है। तो जैसा मेथड मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, आपने उसी मेथड को अप्लाई करके ही बढ़ना है, उसी मेथड को सोच के ही हम चलेंगे। तो देखिए करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हम ये मान के चलेंगे कि उस पूरी कोई भी अगर हमने नई चीज पता करनी हो, हम +1 से जानते हैं कि कभी भी पूरी रॉड को, कभी भी किसी डिस्टेंस को इकट्ठा मत लीजिए। हमेशा क्या कंसीडर करना पड़ता है, हमेशा एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लीजिए। तो हमने इस आर्क का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, ये छोटे से हिस्से को हम नाम दे देते हैं कि हमने कितनी लेंथ ली है, हमने एक DL लेंथ ली है। तो DL लेंथ सेंटर से ये इतनी आर्क है, ये आर्क हमने ली है। तो आर्क का ये जो एंगल है, ये हमारे पास कितना है, लेट मी से कि इस आर्क की जो एंगल है वो d थीटा है। हम पूरी चार्ज को नहीं कंसीडर करेंगे, हमें छोटे से पार्ट को कंसीडर करेंगे, और छोटे से पार्ट को कंसीडर करके ये जो उसका एंगल आएगा वो कितना आएगा, ये वाला हिस्सा, दैट इज d थीटा। हमें अब क्या करना है, हमें सबसे पहले ये पता करना है, ये हमारी एक न्यूट्रल लाइन है, वैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं एक कवर करने के लिए, और ये एंगल जो है हमें पता है, ये एंगल इसका इसके साथ लेट से कितना होगा, कंप्लीट एंगल दैट इज थीटा। नाउ ये रेडियस है, इसको रेडियस को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो ये भी आप रेडियस बोल सकते हो। ये हमारे पास एक रेडियस है, इतना पार्ट दैट इज वो, इसकी आने में टाइम की जरूरत पड़ेगी, तभी मैंने इस तरह से चेंज किया है। अब सोचने वाली बात है कि इस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के कारण, ये वाले हिस्से के कारण, इतने से पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किस तरफ। तो मार्क कर लेते हैं कि इस छोटे से हिस्से के कारण, इस छोटे से पॉजिटिव के कारण इस पॉइंट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करना हो तो वो तो नेचुरली बात है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, जिसे हम क्या नाम देंगे, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच वी कॉल DE। तो अब पंगा क्या पड़ गया, अब इस छोटे से हिस्से के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो आया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब XY डायरेक्शन में है, XY एक्सिस में है। तो दैट मीन कि हमें क्या करना होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक ये वाला कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल, और एक बन जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ये एंगल थीटा है तो नेचुरली बात है ये वाला एंगल भी क्या होगा, हमारे लिए थीटा ही होगा। ये एंगल, इस आर्क एंगल इस एक्सिस के साथ, सेंट्रल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, वो बनाएगा हमेशा कि ये एक्सिस हमने ली कहां पे है, ये छोटा पार्ट हमने कंसीडर कहां पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया। तो यहाँ पे किया तो इसका एंगल कितना है, थीटा, इमेजिन किया है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये प्रॉपर्टी हमने मैथ्स की यहाँ पे अप्लाई कर दी। तो DE का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, बिल्कुल सही, DE cos थीटा, और यहाँ पे ये कंपोनेंट कौन सा होगा, दैट इज DE sin ऑफ थीटा। ये हमने बना दिया। चलिए एक और चीज, छोटी सी बात इमेजिन करनी है, मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, इमेजिन करना सीखा। अगर मैं इस आर्क की बजाय ये आर्क ले लेता, क्या कोई फर्क पड़ता, नहीं। अगर मैं ये वाला पार्ट कंसीडर कर रहा हूं तो ये एंगल होगा थीटा, ये एंगल बन जाता थीटा, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आता, अलोंग दिस डायरेक्शन, दैट वी कॉल T। तो हम अगर इस तरफ हिस्सा लेंगे DE, तो क्या होगा, ये दो कंपोनेंट बनेंगे। ये कंपोनेंट ऑब्वियसली बात है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये वाला कंपोनेंट भी कौन सा होगा, DE cos थीटा, और ये कंपोनेंट कौन सा होगा, सेम रहेगा, DE sin थीटा। मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली आप यहाँ पे कोई मर्जी हिस्सा ले लो, हमेशा क्या होगा, एक हिस्से का
cos थीटा कंपोनेंट दूसरे हिस्से के कारण आने वाले cos थीटा कंपोनेंट के साथ कैंसिल हो गया। अब ये देखिए कि डी cos थीटा इस डायरेक्शन में है, दूसरा हिस्सा लिया उसका डी cos थीटा दूसरी डायरेक्शन में है, बल्कि sin थीटा की डायरेक्शन हमेशा क्या चल रही है, सेम ही चल रही है। कहने का मतलब ये डी cos थीटा कंपोनेंट बाकी सभी के कारण एक दूसरे को कैंसिल करते रहेंगे, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो किसके कारण आएगा, डी sin थीटा के कारण ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहाँ पे आप लिख लीजिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी cos theta will cancel out in pairs, so only de sin theta takes place। हमेशा de sin theta ही काम आएगा, de cos theta हमेशा कभी भी काम नहीं आएगा। ये हमारे पता करने वाली बात थी जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए। ये बात हमारी कंप्लीट हो चुकी। चलिए नाउ सो हमें पता करना है अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हम पूरे आर के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी आर की कितनी होगी ये हमें क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी आर की ढूंढने के लिए हमने किसके ऊपर फोकस किया, सिर्फ इतनी आर के ऊपर। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमने अभी भी डिस्कस किया है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो cos थीटा कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डी साइन ऑफ थीटा के कारण। सो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई ढूंढने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल इंटीग्रेट इट। हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो E इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी साइन थीटा, और पूरी कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वी विल इंटीग्रेट इट। लेकिन इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, अब ये इशू है। तो इंटीग्रेट इसको कहां से कहां तक करना है, हमें पूरे सेमी सर्कल के लिए करना है। तो पूरे सेमी सर्कल के लिए कितना हुआ, 0 से लेकर पाई तक कंप्लीट हो जाएगा। सर्कल के लिए 2 पाई, सेमी सर्कल के लिए कितना होगा, 0 से लेकर पाई तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, नाउ वी हैव एन इशू कि DE की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए, DE कितना होगा। तो DE ढूंढने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल फोकस कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के लिए हम लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, यहाँ पे A था तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय A का स्क्वायर। लेकिन क्योंकि हमें चार्ज नहीं पता तो हम किसके ऊपर फोकस कर जाएंगे, चार्ज हमें क्लियर नहीं है तो हम फोकस कर जाएंगे चार्ज डेंसिटी के ऊपर। तो इस छोटे से जो आर्क है इसका चार्ज डेंसिटी कितना होगा, तो पहले इसके चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, लेट मी से वो चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। लैम्डा किसके ऊपर होगा, लैम्डा डिपेंड होगा दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज कितना, दैट इज क्यू, लेंथ कितनी, दैट इज डीएल। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि चार्ज कितना होगा, लैम्डा इनटू डीएल। तो यहाँ पे डीई की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, ई इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, लैम्डा इंटू डीएल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर। तो डीई की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा इंटू डीएल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर, साथ में साइन थीटा, इंटीग्रेशन चल रही है 0 से लेकर पाई। नाउ टाइम फॉर द इंटीग्रेशन। तो नेचुरली बात है E इज इक्वल टू, अभी हमने डीएल के बारे में सोचना है कि डीएल कितना होगा। डीएल के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं डीएल की इंटीग्रेशन करूं या मैं डीएल की वैल्यू पता करूं। तो शायद आपको याद हो कि ये डी थीटा जो है ये हम जो आर्क होती है वो हमेशा होती है किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस। तो यहां से डीएल की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू ए डी थीटा। तो हम वैल्यू पुट करेंगे E इज इक्वल टू लैम्डा ए बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा 0 से लेकर पाई। नाउ यानी कि डीएल की वैल्यू हमने चेंज कर दी, डीएल को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू डी थीटा।
तो ए बाहर है, डी थीटा साथ में। तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन ई इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। साइन थीटा की इंटीग्रेशन कितनी, माइनस कॉस थीटा, दैट इज 0 से लेकर पाई तक। ई इज इक्वल टू लैम्डा, ये कैंसिल हो गए, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपर लिमिट माइनस कॉस पाई, लोअर लिमिट प्लस कॉस 0। ठीक है जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो E इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a माइनस cos 80 डिग्री मींस +1, cos 0 मींस +1, मतलब cos 180 डिग्री -1 के बराबर होता है, माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a, ये अब कैंसिल हो गए। लीजिए फाइनल आंसर आ गया लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू a। So this is your final answer। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेमी सर्कुलर आर्क के लिए कितनी होगी, दैट इज योर डी चॉइस, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a। बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है, डीएल का मैंने क्या किया, डीएल के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया है आर का, और आर किसके बराबर होती है, लेंथ अपॉन रेडियस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेंथ कितनी थी डीएल और रेडियस कितना था मेरे लिए a। तो लीजिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 5 व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। और ये इस तरह से अगर आपको किसी भी तरह की शेप की आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करनी हो तो आप इस मेथड के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता कर सकते हो किसी भी शेप के लिए। सो लेट मी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज आवर न्यूमेरिकल नंबर 6। सो न्यूमेरिकल नंबर 6 किस प्रकार का है, नोट इट डाउन। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 काफी अलग प्रकार का न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 6 है 3 infinitely charged sheets are kept parallel to xy plane having charge densities as shown in figure. Then the value of electric field at point P is। So 3 शीट्स हैं हमारे पास, फिगर भी गिवन है। ये हमारे पास 3 शीट्स हैं दैट आर इनफाइनाइट शीट्स। इनके बीच में कहीं एक पॉइंट मार्क किया हुआ है और वो पॉइंट है दैट इज P। इन तीनों शीट्स का चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है दैट इज प्लस सिग्मा -2 सिग्मा दैट इज प्लस सिग्मा। तीनों शीट्स का हमें चार्ज डेंसिटी गिवन है, ये नेगेटिव सिग्मा है। तीनों को कहां पे रखा हुआ है, z एक्सिस पे रखा हुआ है, जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं a -a पॉइंट पे है, ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, और ये है डिस्टेंस अलोंग एक्सिस 3a। ये हमारे पास शीट्स है। हमें इन शीट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। इन शीट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा किस पॉइंट के ऊपर, P पॉइंट के ऊपर। देखिए अब 2 तरह के केसेस होते हैं। पहली बात, ये हमारे पास एक शीट है, इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है। जब इस शीट के साथ बाकी की शीट जुड़ेंगी तो हमने ये मेथड सीखा हुआ है कि अगर एक शीट हो जिसके पास कोई ना कोई चार्ज हो, उसके साथ मैं दूसरी शीट जोड़ दूं तो क्या होगा, तो इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड और इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर इस दूसरे साथ प्लस हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ द पॉइंट। यानी कि ये एक शीट है तो हम क्या कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। और शीट का अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी हो
तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा हुआ है कि किसी भी शीट के कारण, इनफाइनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। देखिए यहां पे एक सिंगल शीट नहीं है, यहां पे टोटल 3 शीट्स हैं। तो हमें क्या करना है, पहले तो ये सोचना है कि इन शीट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना। तो व्हाट विल हैपन, दिस इज पॉजिटिव शीट, तो पॉजिटिव शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसका किस तरफ होगा, बाहर की तरफ। हम लिख देंगे ये कितना, E1। दिस इज -2 सिग्मा, -2 सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वाले के कारण दैट इज टुवर्ड्स दिस शीट, ये हमारे लिए पॉइंट बन गया, ठीक है। उसके लिए अवे, इसके लिए टुवर्ड्स, ये भी नेगेटिव है, इसका भी क्या आएगा, दैट इज आल्सो टुवर्ड्स। मतलब कि इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। जैसे कि हम चार्ज के लिए करते थे वैसे इन शीट्स के लिए भी करेंगे। और वो शीट्स का जब आप मेरा लेक्चर देखोगे वहां पे मैंने आपको बताया है कि शीट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ढूंढना है। तो ये तीनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, दैट मींस हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, E2 प्लस E2, E1 प्लस E2 प्लस E3। अब E1 कितना है, प्लस सिग्मा, तो इसको लिखेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 कितना है, -2 सिग्मा, तो इसको लिखेंगे -2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है माइनस सिग्मा, तो इसको लिखेंगे माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये माइनस सिग्मा, ये -2 सिग्मा कब लिखने हैं, जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं। तो इसका मतलब चाहे नेगेटिव हो, करना क्या है, करना तो ठीक है जी। तो सभी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आंसर कितना आ गया हमारे पास, ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लेते हैं, पीछे क्या बचा, 1 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर विल बी 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब चाहे 3 शीट्स आ जाए, चाहे यहाँ पे 4 शीट्स आ जाए, पॉजिटिव के कारण अवे, नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स, पहले डायरेक्शन मार्क करो। अगर एक भी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती तो यहाँ पे साइन क्या आ जाना था, नेगेटिव आ जाना था। ये तीनों डायरेक्शन सेम थी, इस कारण मैंने क्या किया है, ऐड किया है। तो ये शीट्स का न्यूमेरिकल होता है। हाँ एक बात का ध्यान, कई बार बोला जाता है कि ये एक शीट है प्लस सिग्मा, ये एक शीट है प्लस सिग्मा, उसके बीच में कई न्यूट्रल शीट्स रखी गई हैं, एन शीट्स रखी गई हैं, बीच में कई शीट्स रखी, पहली शीट पॉजिटिव है, आखिरी शीट नेगेटिव है। बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो बच्चों ध्यान रखना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना रखना है, सेम ही रखना है कि दोनों को ऐड करना है, ये प्लस सिग्मा, ये प्लस सिग्मा, दोनों थिन शीट्स हैं, इनफाइनाइट हैं, बन जाएंगे थिक शीट्स। तो इसके लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, दूसरे के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। आंसर कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। मतलब आंसर उतना ही रहेगा जितना 2 शीट्स का आना चाहिए था। ये बीच में जितनी मर्जी न्यूट्रल शीट्स हों, उनका कोई असर नहीं पड़ेगा इन शीट्स के ऊपर। हाँ अगर बीच में शीट्स चार्ज हो तो उसके लिए वे आपके सामने है कि पॉजिटिव के कारण टुवर्ड्स, नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स और पॉजिटिव के कारण अवे। ये सोचते हुए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मार्क कर देनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल सॉल्व कर देना है। तो लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, दैट इज न्यूमेरिकल सेशंस 2। हमने 6 न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कंप्लीट किए हैं अगले सेशन में, और बहुत से उनके सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर रहेगा। अगले लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं नया कंसेप्ट, दैट इज अबाउट पोटेंशियल। ओके जी, थैंक यू।